पुलिस को एक युवक की डेड बॉडी मिली है। उस डेड बॉडी का सर और गुप्तांग दोनों कटे हुए हैं और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। पावर, पैसा और इज्जत, इनके चलते कई दशकों पहले राजा महाराजा काला जादू किया करते, यहाँ तक कि बलि भी चढ़ाते, कभी जानवरों की तो कभी इंसानों की। लेकिन क्या आज भी कोई ऐसा कर सकता है? क्या आज भी कोई आदमी अपने ही 14 दोस्तों को धोखा देकर उनकी बलि चढ़ा सकता है? क्या आज भी कोई आदमी ज्यादा ज्ञान पाने के लिए अपने से ज्यादा नॉलेजेबल आदमी का दिमाग खा सकता है? ये कहानी है राजा कोलंदर की। ईयर 2000, इलाहाबाद, यूपी। आज नाम के हिंदी न्यूज़पेपर कंपनी में एक चीफ रिपोर्टर काम करते थे, धीरेंद्र सिंह। ये ज्यादातर वहाँ के लोकल न्यूज पर ध्यान रखते और कभी कभी न्यूज रिपोर्टिंग के लिए शहर से बाहर भी चले जाते। ऐसे ही 14 दिसंबर 2000 के दिन धीरेंद्र सिंह को न्यूज के ही सिलसिले में एक कॉल आया। तो उसी न्यूज को डिटेल में जानने के लिए धीरेंद्र जी उन कॉलर्स से मिलने निकल पड़े, हमेशा की तरह। पर उस रात हमेशा की तरह वो घर नहीं लौटे। इंतजार करते हुए धीरेंद्र जी की पत्नी को अब चिंता सताने लगी थी। अब क्योंकि धीरेंद्र जी का मोबाइल बंद आ रहा था, उनकी पत्नी ने आज न्यूज़पेपर के ऑफिस में कॉल किया। जब वहां के एक एम्प्लॉय ने बताया, यहाँ तो कोई नहीं है मैम, लेकिन शायद धीरेंद्र जी किसी रिपोर्टिंग के सिलसिले में बाहर गए होंगे। अगर आज नहीं लौटे तो कल तक आ जाएंगे, आप चिंता ना करें। पर ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था। धीरेंद्र जी जब भी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाते, वो हमेशा अपने परिवार को बता कर जाते कि वो कहाँ और कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। तो अगले 2 दिन धीरेंद्र जी के परिवार वालों ने अपने जान पहचान वालों से और धीरेंद्र जी के दोस्तों से पूछताछ की, पर उन्हें कुछ पता नहीं चला। इसीलिए 2 दिन बाद 16 दिसंबर को उन्होंने पुलिस स्टेशन जाके धीरेंद्र जी की मिसिंग रिपोर्ट फाइल की। क्योंकि धीरेंद्र जी अपने गांव बैरी के एक जाने माने रिपोर्टर थे और वहां उनकी बहुत इज्जत थी, उनका इस तरह से अचानक गायब हो जाना वहां के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो अब बैरी पुलिस पर धीरेंद्र जी को जल्द से जल्द ढूंढने का बहुत प्रेशर था और उन्होंने भी बिना वक्त जाया किए अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पर ये केस इन्वेस्टिगेट करते हुए उनके सामने एक बहुत ही अजीब पैटर्न आया। पिछले कुछ महीनों में इलाहाबाद के आसपास 3 से 4 लोग गायब हो चुके थे, पर थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पता चला कि पिछले कुछ सालों में इलाहाबाद के आसपास से 12 से 13 मर्द गायब हो चुके थे। पर क्योंकि इन मर्दों के बारे में कोई कुछ खास जानता नहीं था, पुलिस ने इन केसेस पर ज्यादा मेहनत नहीं की और ये केसेस बंद हो गए। पर कुछ ही सालों में सेम एरिया से 12 से 13 लोगों का ऐसे गायब हो जाना, पुलिस को ये बात खटकने लगी। तो उन्होंने इन सारे केसेस में एक कॉमन लिंक ढूंढने की कोशिश की, पर सिवाय इसके कि वो सारे ही लोग इलाहाबाद के आसपास के थे, उन्हें कोई और लिंक नहीं मिल पाया। तो पुलिस ने सोचा कि धीरेंद्र जी के कॉल लॉग्स चेक करते हैं। वैसे तो कॉल लॉग्स में सब कुछ नॉर्मल ही था, सिवाय एक कॉल के, जो धीरेंद्र जी ने रात के 1 बजे किया था और फिर कुछ ही मिनटों बाद सेम नंबर से कॉल रिसीव भी किया था। तो उस रजिस्टर्ड नंबर को चेक करने पर पता चला कि वो नंबर फूलन देवी का था। फूलन देवी अपने गांव में ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा करती थी, लेकिन रात के 1 बजे भला एक पॉलिटिशियन एक न्यूज रिपोर्टर को कॉल क्यों करेगी? इसी बात का पता लगाने जब पुलिस फूलन देवी के घर पहुंची, तो उन्होंने तो धीरेंद्र जी को जानने से भी इनकार कर दिया और ये कहा, हो सकता है मेरे पति उन्हें जानते हो। फिर जब पुलिस ने उनके पति से पूछताछ की तो उन्होंने बताया, हाँ, मैं धीरेंद्र जी को जानता हूँ, वो मेरे मित्र हैं। मेरी पत्नी चुनाव लड़ती है और उसी सिलसिले में मेरी उनसे बातचीत हुई है, पर हम कभी एक दूसरे के घर नहीं आए गए। पर जब पुलिस ने उन्हें बताया कि धीरेंद्र जी गायब हो चुके हैं, तो उन्होंने कहा, मेरी तो उनसे बात उनके गायब होने के 3 दिन पहले हुई थी, मुझे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फूलन देवी के पति से बात करते हुए पुलिस को थोड़ा अजीब लगा, तो उन्होंने उससे उसका नाम पूछा, जिसका जवाब देते हुए उसने कहा, राम निरंजन। जिसके बाद राम निरंजन पर पुलिस ने नजर तो रखी, पर उसे अरेस्ट करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं थे। अब क्योंकि पुलिस पर इस केस को लेकर प्रेशर ज्यादा था और टाइम कम, तो उन्होंने सोचा क्यों ना उन 12-13 लोगों के फाइल्स अब ढंग से खोल
उनमें क्लूज ढूंढे जाए। तो अब पुरानी फाइल्स खुलने लगी, जिनमें से पहले 3 नाम सामने आए, कालीचरण, संतोष, मोइंग। उनके साथ और 11 लोगों के नाम भी थे। वैसे तो इन 14 लोगों में कुछ भी कॉमन नहीं था, पर कालीचरण, संतोष और मोइंग में एक चीज कॉमन थी, और वो कॉमन चीज थी राम निरंजन। लेकिन पुलिस किसी को बस इसीलिए अरेस्ट नहीं कर सकती थी कि वो विक्टिम का दोस्त था, पर कम से कम अब उनके पास कोई इंफॉर्मेशन थी। वहीं पुलिस को एक सवाल अब भी सता रहा था, धीरेन्द्र जी ने लास्ट कॉल राम निरंजन को क्यों किया? इसी सवाल का जवाब पाने के लिए उन्होंने राम निरंजन के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले। जब उन्हें पता चला कि राम निरंजन ने पुलिस को अपना झूठा नाम बताया था, उसका दूसरा नाम था राजा कोलंदर। ईयर 1962। राम निरंजन कोल ट्राइब से बिलोंग करते थे। बचपन से ही उनकी काफी साधारण जिंदगी थी और ना ही उनके पास ज्यादा पैसे थे। वहीं बड़े होकर वो एक सरकारी दफ्तर में ड्राइवर की नौकरी करने लगे। पर एक ड्राइवर होते हुए भी राम निरंजन के पास एक महंगी ग्रीन सूमो थी, लेकिन उसकी पर्सनालिटी काफी अजीब थी। वो बचपन से ही पावर का भूखा था। यहाँ तक कि शादी के बाद उसने अपनी पत्नी का नाम गोमती देवी से फूलन देवी रख दिया था, क्योंकि फूलन देवी नाम से एक पावरफुल पर्सनालिटी की पुकार आती है। वो अपनी पत्नी के नाम से भी पावर महसूस करना चाहता था। यहाँ तक कि उसके 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। उनका नाम भी उसने बहुत सोच समझ कर रखा था, अदालत, जमानत और आंदोलन। लोगों का मानना था क्योंकि ये नाम लॉ से जुड़े हुए हैं और राम निरंजन के बच्चे उसके कंट्रोल में हैं, वो ये जताना चाहता था कि अदालत, जमानत और आंदोलन को वो कंट्रोल करता है। अब क्योंकि वो अपने हिसाब से लॉ को कंट्रोल करता था और बीवी के रूप में उसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी था, उसने अपना नाम बदल कर भी राजा रख दिया, राजा कोलंदर। जहाँ कोलंदर उसके ट्राइब को दर्शाता था, वहीं राजा उसके पावर को दर्शाता था। लोग उसे राजा कोलंदर के नाम से ही जानते थे। और जो 14 लोग गायब हुए थे, उनमें अब एक नाम कॉमन था, राजा कोलंदर। तो पुलिस अब राम निरंजन से नहीं बल्कि राजा कोलंदर से मिलने उसके घर पहुंची। पर एक बार फिर उसने साफ इनकार कर दिया कि वो धीरेन्द्र जी को छोड़ और किसी को नहीं जानता। लेकिन उसके बच्चों से पूछताछ करने पर पता चला कि राजा ने पुलिस से बहुत से झूठ बोले थे। तो पुलिस राजा की तरफ सख्ती से पेश आने लगी, जिसके बाद या तो प्रेशर में या तो डर कर वो अजीब सा बर्ताव करने लगा। अजीब तरीके से बैठना, अजीब सी बातें करना। एक पॉइंट पर तो उसने पुलिस से कहा, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, पर उसके बाद आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। वहीं दूसरे पॉइंट पर उसने कहा, अपना मुंह खोलने से पहले मैं कुकर भरी दाल पीना चाहता हूँ। हालांकि ये रिक्वेस्ट पुलिस को बहुत ही अजीब लगी, पर उन्होंने कहा चलो ठीक है, इसके लिए दाल ले आओ। लेकिन तब पुलिस को टोकते हुए राजा ने कहा, नहीं, ये दाल मैं खुद बनाऊंगा, आप सामान ले आइए। राजा पुलिस स्टेशन में भी अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहता था। ऐसी डिमांड कर वो ये फील करना चाहता था कि पुलिस उसके कंट्रोल में है। तो अपनी दाल पीकर उसने पुलिस से कहा, जीप निकालिए, हमें नैनी जाना है। नैनी इस गांव से थोड़ी दूर पर था, तो राजा पुलिस को नैनी के एक फार्म हाउस ले गया। यहाँ पहुंचते ही पुलिस ने पूछा, ये किसका फार्म हाउस है? जिस पर राजा ने एक बहुत ही अजीब और डरावना जवाब देते हुए कहा, ये फार्म हाउस नहीं, ये राजा कोलंदर की अदालत है। यहाँ राजा अपने इंसाफ करता है और हर इंसाफ के साथ राजा और भी ज्यादा विद्वान हो जाता है। पुलिस को अब लगने लगा था कि राजा उनका टाइम वेस्ट कर रहा है, इसीलिए वो वहां से जाने लगे कि तभी राजा ने उन्हें आवाज दी, रुको, और एक गड्ढे में हाथ डाल वहां से कुछ निकाल पुलिस की तरफ बढ़ाया। जब पुलिस ने उस चीज पर टॉर्च मारी तो दिखा कि वो एक इंसानी खोपड़ी यानी ह्यूमन स्कल था, और वो खोपड़ी थी कालीचरण श्रीवास्तव की, जो 14 लोगों में से एक था। तो इस एक स्कल से ये साबित हो चुका था कि राजा कोलंदर ने ही उन 14 लोगों को मारा था। पुलिस की टीम राजा के फार्म हाउस की तलाशी लेने लगी और उन्हें वहां एक पेटी मिली। उस पेटी को बाहर लाकर उन्होंने अपने पुलिस चीफ के आगे खोला और उस पेटी से उन्हें एक डायरी मिली। उस डायरी में उन 14 लोगों के नाम लिखे हुए थे जो कि गायब हो चुके थे। उस डायरी के स्टार्ट में कालीचरण का नाम और एंड में धीरेन्द्र का नाम था।
दोनों ही नाम के आगे क्रॉस मार्क था। अब इस डायरी को देख पुलिस डर चुकी थी। उन्होंने राजा से पूछा बाकी लोग कहाँ हैं, और तब राजा ने जमीन की तरफ पॉइंट करते हुए इशारा किया। पुलिस की टीम ने वहां खोदना शुरू किया और वहां से उन्हें 3 और खोपड़ियां मिली, जिनमें से 2 खोपड़ियों को राजा ने कलर किया हुआ था। राजा ने बताया कि उसने इन्हें कलर इसलिए किया था ताकि उसे याद रहे कि कौन सी खोपड़ी किसकी थी। काली चरण की खोपड़ी को उसने काला रंग किया था और जो दूसरी अनआइडेंटिफाइड खोपड़ी थी उस पर उसने पिंक कलर किया था। कुछ खोपड़ियों पर तो उसने उनके नाम तक लिखे हुए थे। ये खोपड़ियां उसे उसकी अचीवमेंट याद दिलाती थी। ये उसके लिए उन ट्रॉफीज जैसी थी जिसे वो जब चाहे देख सकता था। राजा ने पुलिस को बताया कि वो हर बॉडी को एक ही तरीके से डिसमेंटल करता था। सबसे पहले वो सर को धड़ से अलग कर देता, दूसरी चीज वो उनका लिंग काट देता, जिसके बाद वो बॉडी को इस हालत में छोड़ देता कि किसी को पता न चल पाए कि वो किसकी बॉडी है। लेकिन वो स्कल यानी खोपड़ी को लाकर अपने पास ही रखता। जब उससे पूछा गया कि वो खोपड़ियों को अपने साथ क्यों ले आता, तो उसने कुछ और भी डिस्टर्बिंग चीजें बताई। राजा ने बताया, सर ज्ञान दुनिया का सबसे बड़ा धन है और वो होता है बुद्धि में, और मुझे ज्ञान चाहिए। अपने से ज्यादा चतुर आदमी को देखकर मेरा दिमाग खटकता है। सबसे पहला आदमी जो मैंने देखा कि मुझसे ज्यादा स्मार्ट और चतुर था वो था कालीचरण। मुझे उसका ज्ञान चाहिए था, तो मैंने कालीचरण से दोस्ती की, उसे अपने फार्म हाउस बुलाया और उसे यहीं पर मारा। उसे मारने के बाद मैंने सेम चीज उसकी बॉडी के साथ भी की, पर मैंने उसका दिमाग एक कुकर में रखकर उसके सर का सूप पिया। मैं तो ये पहली बार ट्राई कर रहा था, पर जैसे ही मैंने उसके सर का सूप पिया मेरा दिमाग और तेज हो गया। इसीलिए फिर एक के बाद एक मैंने 14 लोगों के साथ यही किया। मैं उनका शरीर फेंक देता हूँ क्योंकि वो किसी काम का नहीं, पर उनकी बुद्धि मैं अपने साथ ले आता हूँ। अब जैसा कि ये केस धीरेंद्र सिंह से शुरू हुआ था, तो पुलिस का अगला सवाल था धीरेंद्र सिंह कहाँ है, जिस पर राजा ने बताया, धीरेंद्र को मेरे और मेरे फार्म हाउस के बारे में सब कुछ पता चल गया था और वो अपने पेपर में सब कुछ छापने वाला था। तो मैंने उसे अपने फार्म हाउस पर बुलाया और मेरे साले ने उसके सर पर गोली मार दी। फिर उसकी बॉडी को कुछ दूर एक जंगल में ले जाकर मैंने उसका लिंग काट दिया और बॉडी को वहीं झाड़ियों में छोड़ दिया। फिर वापस फार्म हाउस आते समय उसके सर को एक प्लास्टिक बैग में बांधकर एक नदी में फेंक दिया। पुलिस को धीरेंद्र सिंह की बॉडी और सर उसी जगह मिले जहां राजा ने बताया था। ये सारे खून राजा ने 1992 से लेकर 2000 तक किए थे, जिसके बाद 2001 में राजा कोलंदर का कोर्ट केस शुरू हुआ और फिर 2012 में राजा और उसके साले को उम्र कैद की सजा हुई। So guys, I'm Ashi and you were watching the case of राजा कोलंदर। अगर आपको ये केस पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ऐसे ही डार्क, ट्विस्टेड और ट्रू क्राइम केसेस सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।